सुप्रभात दोस्तों, साथियों। जो हमारे प्यारे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, वहां पर एक से दो क्वेश्चन निश्चित ही कुछ महिला उपन्यासकारों में से जरूर पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, महिला उपन्यासकारों में से निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको कैसे याद करना है, मैं याद करने का कुछ तरीका बताऊंगा। जैसे हमारे कृष्णा सोबती, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कृष्णा सोबती है 1925 से 2019 ईस्वी तक। कहने का मतलब है कि उपन्यासों की जो परंपरा है वैसे तो शुरू होती है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, वहीं से माना जाता है। लेकिन महिलाओं का प्रवेश उपन्यास में मुख्य रूप से प्रेमचंद के युग से ही प्रारंभ हो गया था। साथियों, हमें आपको बताना चाहेंगे कि प्रेमचंद युग से ही महिला उपन्यासकारों का, इन्होंने जो महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचार, जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की जा रही थी, तो प्रेमचंद युग से ही महिलाओं का प्रवेश अर्थात उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नारी जागरण है, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद नारी जागरण बहुत तेजी से आया है। एक इसमें से हमारी एक महिला प्रमुख उपन्यासकार है कृष्णा सोबती। इनका जो पहला उपन्यास है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। अब दोस्तों कैसे याद करोगे, जैसे इनका एक उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, ठीक है, इनका उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के। अब यहाँ पर इन्होंने जो है एक नारी जीवन के मनोवैज्ञानिक चित्र को उभारा है इस उपन्यास में। साथियों, सूरजमुखी के अंधेरे में यहाँ पर कृष्णा सोबती ने नारी जीवन के मनोवैज्ञानिक चित्रों को उभारा है। होता क्या है, यहाँ पर एक रत्ती, क्या है, एक रत्ती जो है महिला, ठीक है, एक रत्ती नाम की। अब इस उपन्यास तो है ही, कैसे आप इसको याद करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एक रत्ती नाम की महिला है दोस्तों, और यह बचपन में क्या हो जाती है, बलात्कार का शिकार हो जाती है। इस निबंध में जो सूरजमुखी का अंधेरा है, आपको थोड़ा सा एक दो लाइन आप कहानी के माध्यम से दिमाग में रखोगे, तभी आप इन चीजों को याद कर पाओगे। क्या है, रत्ती नाम की एक महिला है जो बचपन में बलात्कार का शिकार हो जाती है, और इसके बाद फिर जब शिकार हो जाती है तो इसका जो मतलब संपर्क होता है दिवाकर नाम से, ठीक है, दिवाकर नाम के एक पुरुष से होता है, ठीक है, दिवाकर नाम के एक पुरुष से होता है। इसका इस महिला का जो संपर्क होता है दिवाकर नाम के एक पुरुष से होता है, और बाद में दोनों की जो कामवासना है उसका समर्पण होता है, समापन होता है। तो इस चीज को आप इस उपन्यास में ध्यान में रखिएगा। जो सूरजमुखी के अंधेरे है, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा है। रत्ती नाम की एक महिला बचपन में बलात्कार का शिकार हो जाती है, और फिर एक दिवाकर नाम के पुरुष से उसका संपर्क होता है, बाद में उसकी कामोवृत्ति की शांति होती है, और जो जिंदगी नामा है, ठीक है, तो जिंदगी नामा इनका इन्होंने लिखा है उपन्यास। यह जिंदगी नामा निबंध साथियों पंजाब की एक, ठीक है, इसमें से हम आपको यह बताना चाहेंगे, इसमें पंजाब की संस्कृति, जिंदगी नामा में पंजाब की संस्कृति, पंजाब एक प्रांत है, आप जान ही रहे हैं, पंजाब की संस्कृति, ठीक है, पंजाब की संस्कृति, पंजाब की संस्कृति, रीति रिवाज आदि चीजों को इस निबंध इस उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने उभारा है। बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से इस उपन्यास में उन्होंने उभारने का काम किया है। किसमें, पंजाब की संस्कृति और वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रीति रिवाज आदि चीजों को इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर उभारने का काम किया है। और अगला उपन्यास है, ठीक है, अगला उपन्यास है इनका, इसी तरीके से आप थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। अगला उपन्यास है दिलो दानिश। दिलो दानिश का मतलब है दिल दे बैठना। इसमें होता क्या है, दिल दे बैठे, कौन भाई दिल दे बैठे, इसमें से एक कहानी बनती है। तो साथियों, दिल्ली के एक कायस्थ परिवार है, दिल्ली का एक कायस्थ परिवार है जो कि बहुत ही रईस और बड़े घराने का माना जाता है। उनका नाम है कृपा शंकर, वकील साहब हैं।
बिल्कुल रईस हैं, बड़े घराने के हैं और उनकी पत्नी है कुटुम्ब प्यारी। पति पत्नी है, नाम है कृपाशंकर। प्यारे ऐसे आप याद करने की कोशिश करिएगा कहानी के माध्यम से। यह है कृपाशंकर और इनकी पत्नी है कुटुम्ब प्यारी। ठीक है, कौन है? कुटुम्ब प्यारी। वे दोनों लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फिर होता क्या है होता क्या है कि एक कलावंत डेयरी एक कलावंत एक महिला है एक कलावंत महिला है जो कि डेयरी का काम देखती है। और उसका यह मुकदमा देखते देखते उसकी एक पुत्री होती है, उसका नाम है नसीम बानो। क्या नाम है दोस्तों? बताते हैं भी आपको। नसीम बानो। क्या नाम है? नसीम बानो। नसीम बानो। इस उपन्यास में आप देखेंगे दिल ओ दानिश यानी कि दिल दे बैठकर। इसमें एक जो दिल्ली के एक रईस परिवार के हमारे आते हैं कृपाशंकर और उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी का नाम है उनकी कुटुम्ब प्यारी। और दोनों लोग अपना अच्छा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर एक कलावंत नाम की महिला है जो कि डेयरी चलाने का कार्य करती है। उसका ये मुकदमा देखते देखते उसकी एक बिटिया थी नसीम बानो, उस पर ये वकील साहब दिल दे बैठे। और जब दिल दे बैठे तो फिर वहां से उसको अपना लेकर के अलग हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम है दिलो दानिश, दिल दे बैठे। और जब दिल दे बैठते हैं तो होता क्या है, इससे जब इनका निकाह हो जाता है तो इससे इनको एक पुत्र होता है बदरुद्दीन। क्या है? बदरुद्दीन। और यहाँ पर होता है जो इसकी एक पुत्री होती है मासूमा। क्या नाम है? मासूमा। इस नसीम बानो से इनके दो संतानें होती हैं वकील साहब के, बदरुद्दीन और मासूमा। फिर बाद में इस नसीम बानो में और जो उनकी पहली वाली पत्नी थी उसमें द्वंद्व छिड़ता है। फिर कहानी आगे को बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, कहानी आगे को बढ़ती है और इसको अपनी जानम बना लेते हैं ये नसीम बानो को। ये जो हमारे कृपा शंकर जी वकील साहब हैं जो दिल्ली के एक रईस घराने से संबंध रखते हैं, पैसा वैसा तो भाई कमा ही रहे हैं, इसको क्या बना लेते हैं? अपनी जानम बना लेते हैं। और जब जानम बन जाती है तो इसके दो संतानें होती हैं बदरुद्दीन और मासूमा। तो थोड़ा सा इस कहानी के माध्यम से आप इस उपन्यास को भी अपने दिमाग में दोस्तों साथियों रख सकते हैं। ये जो कृष्णा सोबती है हमारे 1925 से 1900 और ये गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, उन्होंने लगभग 6 उपन्यास लिखे हैं। समय सरगम बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है इसमें? इसमें दो होते हैं पात्र, मुख्य रूप से हम आपको बताना चाहेंगे। जो हमारा इनका समय सरगम है ईशान और अरण्या। समय सरगम में होते हैं ईशान और अरण्या। ठीक है, अरण्या। इस माध्यम से आप ईशान क्या है? ये विधुर है। क्या है ये? विधुर है। और ये अवकाश प्राप्त अधिकारी है, ये विधुर है। और अरण्य क्या है? अविवाहित लेखिका है। क्या है? अविवाहित लेखिका है। ठीक है तो साथियों, इस उपन्यास को अपने दिमाग में रख सकते हैं। समय सरगम यानी कि समय के हिसाब से ईशान और अरण्या, इसमें दो पात्र होते हैं। ईशान क्या है? अवकाश प्राप्त एक विधुर अधिकारी है। और एक मुख्य रूप से इसमें आपको जो ध्यान देना है, और एक ज्यादातर बात यह है कि जो ईशान है ये बूढ़ा है, यानी कि उम्र इसकी लगभग 50 के ऊपर है। 50 का जब ये अवकाश प्राप्त अधिकारी है तो 60 के ऊपर होगा दोस्तों, क्योंकि अवकाश प्राप्त अधिकारी है ना, तो 60 साल के बाद ही तो होता है। ध्यान ये रखना है समय सरगम में, यानी कि समय का खेल है, क्योंकि भाई अब ईशान विधुर हो गया है, पैसा वैसा जिसके पास था ही। और ये अरण्या नाम की लेखिका है, अविवाहित है। और इस प्रकार से इन दोनों का अपना संबंध होता है और दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं। तो इस निबंध को आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा 2 लाइन के माध्यम से समय सरगम यानी कि समय का खेल है। तो जो महिलाओं की स्थिति थी कुल मिलाकर के स्वतंत्रता के बाद, उसी को यहाँ पर हमारे जो कृष्णा सोबती जी ने इसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं याद करने का है। और लगभग लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा जिंदगी का सफर है, क्योंकि ये इसमें कृपाशंकर वकील साहब और उनकी प्यारी पत्नी और इनके इस प्रकार से जिंदगी नामा में पंजाब का वर्णन है, पंजाब की संस्कृति, सारी पंजाब की संस्कृति और पंजाब का एक रहन सहन का वर्णन है। और इस प्रकार से आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर सूरजमुखी अंधेरे में रत्ती और दिवाकर, जो कि रत्ती बलात्कार का शिकार होती है और दिवाकर के संपर्क में आती है, फिर उसकी जो काम प्रवृत्ति है वह पूर्ण होती है। इस उपन्यास में इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। जिंदगी नामा जान ही रहो, पंजाब का इसमें रहन सहन और वहाँ की संस्कृति का वर्णन है। दिलो दान इसमें दिल दे बैठे हैं कौन भाई, कृपाशंकर हैं, नसीम बानो को दिल दे बैठे हैं। और समय सरगम में इसमें अरण्या और एक जो पुरुष पात्र है वह विधुर है। इसको आप यहाँ दिमाग में रख करके इस उपन्यास को ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारा है, ये हमारी शिवानी है। शिवानी ने भी बहुत ही बेहतरीन इन्होंने इतने उपन्यास लिखे हैं दोस्तों। कैसे इसको याद करेंगे? अब याद करने के लिए भाई इसमें इनकी उपन्यास है 14 फेरे हो गए, और कृष्ण कली हो गई, भैरवी हो गई, विश्व कन्या जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर विवर्त भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, विवर्त भी पूछा गया है। विवर्त बार बार पूछा गया, इसलिए मैंने सारे को ले लिया है। विवर्त 1984 में लिखा है, किस्मनली है, रथ्या है, मणिक है। अगर यहाँ कोई ट्रिक बन सकता है तो आप बना के इन शिवानी के उपन्यासों को कंठस्थ कर सकते हैं। और अगला हमारा है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को लिया है, ये भी हमारे महिला उपन्यासकार हैं, शशि प्रभा शास्त्री। इन्होंने क्या लिखा है? अमल ताश लिखा है 1968 में। सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के उपन्यास हैं, ठीक है। अमल ताश लिखा है, नार्वे लिखा है 1974, और सीढ़ियां 1976, परछाइयां के पीछे 1979 लिखा है। और इसके बाद कर्क रेखा, परसों के बाद उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, मीनारे 1992। तो इस प्रकार से आप शशि प्रभा शास्त्री, शशि लगा करके, शशि माने चंद्रमा होता है, तो शशि लगा करके आप जो भी ट्रिक बन सकता है, ठीक है, अनस या जो भी कुछ और अपने हिसाब से आप बना करके या ट्रिक के माध्यम से भाई इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं उपन्यासकारों में से बार बार पूछता है जब तक। इसलिए मैंने सारे उपन्यासकारों को वर्ष वाइज लिखा है दोस्तों, ये वर्ष वाइज लिख दिया है ताकि आपको ये सारे उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के उपन्यास हैं। और ये हमारी है दिनेश नंदिनी डालमिया, ठीक है, दिनेश नंदिनी डालमिया है। इन्होंने किस प्रकार से, चल भाई ऊपर तू नीचे क्यों आ जाता है यार बार बार, है। नंदिनी जी ने लिखा है मुझे माफ करना। अब नंदिनी को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ से तो नंदिनी मीन्स तो गौ माता होता है। मुझे माफ करना, कंदील का धुआं, फूल का दर्द, आंख मिचौली, यह भी झूठ है, मरजीवा, जो भी ट्रिक दोस्तों बन सकता है। ये 6 उपन्यास हैं दिनेश नंदिनी के, और बार बार हमारे केबीएस हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, नेट हुआ, जीआरएफ का, उन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इसको वर्ष वाइज लिखा है। 74 से शुरू किया है, 80, 86, 91 और 93 और 96 क्रम से लिखा है, ताकि याद करने में आपको समस्या ना आए। और इसके बाद ये हमारी हो गई दिनेश नंदिनी हो गई, क्योंकि इसमें हमको कुछ उपन्यास मिले नहीं तो मैं कहानी इसमें आपको बताता। इसमें कहानी हमको नहीं मिली पढ़ने के लिए, कृष्णा सोबती में हमको कुछ कहानी पढ़ने को मिल गई थी, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और ये हमारी उपन्यासकार हैं शशि प्रभा शास्त्री। अमल ताश, नार्वे, सीढ़ियां, परछाइयों के पीछे, कर्करेखा, वर्षों के बाद, उम्र एक गलियारे की बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, सागर पार का संसार, मीनारे, लगभग लगभग पूछे जा चुके हैं।
अगर ये पूछे जा चुके हैं तो जो बचे हैं या भी पूछने के चांस काफी बनते हैं, क्योंकि जो पूछे गए हैं वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। जैसे उम्र गलियारे पूछा गया है, सागर पार का संसार पूछा गया है, मीनारें पूछी गई हैं। जो इनके उपन्यास बचे हैं यह उपन्यास पूछा जा सकता है। और उसके बाद हमारे शिवानी आती है, 14 फेरे। शिवानी को याद रखना जो शादी विवाह से संबंधित है। शिवानी महिला भी है और शादी विवाह में फेरे होते हैं, शादियों के फेरे होते हैं। तो वहाँ तो 7 फेरे होते हैं, चलो उसको डबल करते हैं, 14 फेरे बन जाएगा। और जब 14 फेरे बन जाएगा तो कृष्णकली आ जाएंगी, फिर उसके बाद भैरवी आ जाएंगी। फिर जब दोनों पति पत्नी इकट्ठा हो गए तो विश्व बनेगा, या फिर जैसा आप याद कर सकते हैं, कोई अपना तरीका लगा करके रति होगा, फिर प्रेम होगा, फिर मणि होंगे। मणि का मतलब जब बच्चे प्रभु की कृपा से जब संतानें होंगी तो उनको मणि मान लीजिए। और रथ सजेगा, शादी विवाह में वैसे भी रथ सजता है। जो भी ट्रिक आप बना सकते हैं, उपन्यासक को तो कंठस्थ करना पड़ेगा। विवर्त पूछा गया, ध्यान रखना, विवर्त और माणिक पूछा गया है। तो जो बचे उपन्यास हैं ये अभी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने क्रम से लिखा है इसको। दोस्तों, 65 में इनका उपन्यास 14 फेरे आता है, कृष्णकली 68 में आता है, भैरवी 1969 में, विषकन्या 70 में आता है, 71, 72, 77 और इस प्रकार से 79 और 84। इतने सारे उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो जो पूछे गए हैं वो तो पूछे ही गए हैं, जो बचे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कृष्णा सोबती के बारे में हमको कुछ पेज हमको पढ़ने को मिल गया तो मैंने आपको बता दिया। सूरजमुखी अंधेरे के बहुत ही सुंदर, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे में यहाँ पर रक्ति और दिवाकर के उनका वर्णन है। जिंदगी नामा में पंजाब का वर्णन है, रहन सहन का, दिलो दानी से भाई के पास अंदर वकील साहब दिल दे बैठे। तो यहाँ ये भी याद हो जाएगा। समय सरगम में अरण्या और वो आते हैं अवकाश प्राप्त अधिकारी, 2 लोग यहाँ आ जाते हैं समय के हिसाब से। चलना भी है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप याद कर लेते हैं निबंध को तो निश्चित ही आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। और मेरी गारंटी है कि आपके यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे। बाकी जो महिला उपन्यासकार बची हुई हैं, मैं इसको आपको अगले वीडियो में निश्चित ही अपलोड करूंगा। धन्यवाद।